मेवाड़ के राणा सांगा को उम्मीद थी कि बाबर अपने पूर्वज तैमूर, चंगेज खान और दूसरे लुटेरों की तरह भारत को लूटकर वापस चला जाएगा और लोधी वंश के कमजोर हो जाने पर वे फिर से दिल्ली पर हिंदू राज स्थापित करेंगे। इसलिए राणा सांगा ने पानीपत के युद्ध में किसी का साथ नहीं दिया। लेकिन राणा सांगा के सोच के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। पानीपत का युद्ध जीतकर बाबर ने भारत में ही मुगल वंश की नींव डाल दी। दोस्तों, राणा सांगा ने सभी राजाओं को इकट्ठा करके एक मजबूत गठबंधन बनाकर बाबर पर हमला कर दिया और वह था खानवा का युद्ध। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। दोस्तों, आप इस चैनल से भारत के संपूर्ण इतिहास को बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको यहाँ से सीखने के बाद कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, मैंने इस चैनल में महात्मा बुद्ध से लेकर हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कण्व वंश, लगभग सारे वंश की जानकारी दी है। और अगर कोई टॉपिक रह भी गया है तो मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में उसे डाल दूंगा। अब चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, कहा जाता है जब बाबर काबुल में था तब राणा सांगा और बाबर के बीच में एक समझौता हुआ था कि महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी पर आगरा की तरफ से आक्रमण करेंगे और बाबर उत्तर की ओर से। दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा में राणा सांगा पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया। लेकिन उधर राणा सांगा ने बाबर पर आरोप लगाया कि बाबर ने कालपी, धौलपुर और बयाना पर अधिकार कर लिया, परंतु समझौते के शर्त के अनुसार यह सत्ता राणा सांगा को मिलनी चाहिए थी। खैर, कारण सिर्फ यही नहीं था। राणा सांगा को विश्वास था कि बाबर अपने पूर्वज तैमूर लंग और बाकी लुटेरों की तरह बस भारत में लूटपाट करके वापस लौट जाएगा। उसके बाद जब दिल्ली में लोधी वंश कमजोर हो जाएगा तो वे दिल्ली में फिर से हिंदू राज स्थापित करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबर ने दिल्ली में रहकर मुगल वंश की नींव डाल दी। दोस्तों, बाबर को पता था कि राणा सांगा के रहते भारत में मुगल वंश को फैलाना संभव नहीं है। दिल्ली में फिर से एक नए वंश की नींव ने राणा सांगा के दिल्ली में हिंदू राज्य के सपने को तोड़ दिया। बाबर को भारत से वापस भगाने के लिए राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाया। दोस्तों, इस गठबंधन में हरौती, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर और धुंधार सहित राजस्थान के लगभग सभी प्रमुख राजपूत राजा शामिल थे। मारवाड़ के गंगा राठौर ने अपने बेटे मालदेव राठौर के नेतृत्व में एक दल भेजा। चंदेरी के राव मेदिनी राय भी मालवा में गठबंधन में शामिल हुए। मेवात के शासक खानजादा हसन खान मेवाती भी अपने आदमियों के साथ इस गठबंधन में शामिल हो गए। दोस्तों, इसके अलावा इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी, जिसको अफगानों ने अपना नया सुल्तान घोषित किया था, वह भी अफगान घुड़सवार के एक सेना दल के साथ गठन में शामिल हो गया। दोस्तों, 1527 की शुरुआत में बाबर को इस संगठन के आगरा की ओर बढ़ने की खबर मिली। दोस्तों, बाबर ने अपनी सेना को धौलपुर, ग्वालियर और बयाना के किले को जीतने के लिए भेजा था, जिसमें से धौलपुर और ग्वालियर के सेनापतियों ने बाबर के शर्तों को स्वीकार कर लिया और अपने किले बाबर को दे दिए। लेकिन बाबर द्वारा बयाना भेजे गए सैनिकों को 21 फरवरी 1527 को राणा सांगा द्वारा हराकर उन्हें भगा दिया गया। दोस्तों, वापस लौटकर इन सैनिकों ने राजपूतों के अपार शौर्य, साहस और वीरता के किस्से बाबर को सुनाए। इसके बाद बाबर ने 1500 सैनिकों का एक दल राणा सांगा की स्थिति और शक्ति का निरीक्षण करने के लिए भेजा, लेकिन इन लोगों को भी मार काट कर भगा दिया गया। दोस्तों, राणा सांगा अब भरतपुर के पास खानवा नामक गांव में पहुंच गए थे और बाबर भी अपने सैनिकों के साथ फतेहपुर सीकरी पहुंचा था। लेकिन भागकर आए सैनिकों ने जब बाबर को राजपूतों के शौर्य, साहस और वीरता के बारे में बताया तो बाबर की सेना घबरा गई। राजपूतों के पराक्रम और उनकी बहादुरी से उसकी सेना में एक डर का लहर फैल गया। इसके अलावा काबुल के एक ज्योतिषी ने भी इस बार बाबर की हार की भविष्यवाणी की थी। दोस्तों, अपनी सेना का मनोबल गिरता देख बाबर ने गठबंधन में शामिल सभी लोगों को काफिर कहा और इस युद्ध को जिहाद का नाम दिया। इसने अपनी सेना के साथ जीवन भर शराब ना पीने की कसम भी खाई
और राज्य में शराब बेचने पर रोक लगा दी। इसके अलावा उसने शराब के सारे बर्तन भी तोड़ डाले। दोस्तों, बाबर भी अपनी सेना के साथ खानवा पहुंच चुका था। उसकी सेना लगभग 2 लाख थी, लेकिन कहा जाता है कि राणा सांगा की सेना में भी लगभग इतने ही सैनिक थे। दोस्तों, बाबर ने पानीपत के युद्ध की तरह इस युद्ध में भी वही तुलगामी नीति अपनाई, जिसमें बिना बैल के सैकड़ों बैलगाड़ियों को लोहे के जंजीरों से बांधकर बीच वाली सेना, जो कि बाएं और दाएं खड़ी सेना से थोड़ी पीछे खड़ी थी, उसके आगे रख दिया। इन बिना बैल की बैलगाड़ियों के बीच बीच में तोप छुपा कर रखा गया था। इन तोपों का कमान निजामुद्दीन खलीफा देख रहा था। दोस्तों, इस तुलगामी नीति को मैंने अपनी पानीपत के युद्ध वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, 17 मार्च 1527 ईस्वी को सुबह 9 बजे यह युद्ध प्रारंभ हो गया। राणा सांगा ने अपने बाएं सेना को बाबर के दाएं वाली सेना की तरफ आक्रमण करने का आदेश दिया। हमला इतना जोरदार था कि बाबर की दाईं तरफ वाली सेना बिखर गई, लेकिन तभी तोपों ने आग उगलना शुरू किया। दोस्तों, खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच भयंकर खूनी मुठभेड़ हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि राणा सांगा ने यह लड़ाई काफी हद तक अपने पक्ष में मोड़ लिया था, लेकिन बाबर के द्वारा लालच दिए जाने पर लोधी की सेना राणा सांगा को धोखा देकर बाबर की सेना में शामिल हो गई। दोस्तों, कहा जाता है कि लड़ते हुए राणा सांगा को 80 चोटें लगी थी। तब भी वे युद्ध के मैदान में लड़ते रहे कि तभी एक तीर सीधा उनकी आंख में आकर लगा और वे बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें युद्ध के स्थल से बाहर पालकी में रखकर ले जाया गया। दोस्तों, यह देखकर उनकी सेना का मनोबल टूट गया। दोस्तों, लोधी के विश्वासघात और आग उगलते हुए तोपों की वजह से सुबह 9 बजे शुरू हुआ युद्ध शाम के 7 बजे तक राणा सांगा की हार के साथ खत्म भी हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि ठीक होने के बाद राणा सांगा ने फिर से युद्ध करने की ठानी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनके अपने ही सेना के किसी व्यक्ति ने उन्हें जहर दे दिया और 1528 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, खानवा का युद्ध बाबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने एक बहादुर शासक को हराया था और यह बात पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। इस युद्ध के बाद बाबर का साहस 7वें आसमान पर था। जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। दोस्तों, खानवा के युद्ध में चंदेरी के मेदिनी राव भी मालवा में इस गठबंधन में शामिल हुए थे, इसलिए बाबर का अगला आक्रमण चंदेरी पर ही था। दोस्तों, इसके अलावा इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी भी अफगानों के साथ अपनी सेना तैयार कर रहा था। बाबर का चौथा बड़ा युद्ध अफगानों के खिलाफ था। दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में पहले चंदेरी के युद्ध के बारे में जानेंगे, जिसमें चंदेरी की छत्राणियों ने कैसे बाबर की दास्तां को स्वीकार करने के बजाय अग्नि में प्रवेश करना स्वीकार किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।